हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर पॉइंट होगा, हमारी स्टडी टॉपिक होगी, वो है चैप्टर के अंतर्गत। इस चैप्टर के ख़त्म होने पर जो चैप्टर के अंतर्गत स्मॉल, लार्ज या कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये सब टॉपिक जो होंगे वो हमारे नीट लेवल या वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी किसी कंपटीशन के लिए ये उपयोगी होते हैं। इसलिए चैप्टर का जो समरी है और उस समरी के अंतर्गत चैप्टर में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई डिफिनेशन है, इन सारे चीज़ों का डिस्कशन आज के स्टडी पॉइंट में होगा स्टूडेंट। तो या इससे पहले हम बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन की स्टडी करेंगे और उस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों के आंसर को ढूंढेंगे और डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि अजूबा ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो हम आपको याद दिला दें कि जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी जीवों में जनन, तो वहाँ पे हमने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने बताया था कि दो तरह का होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। और नेचुरल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा बाय लीफ द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उस टॉपिक को जब आप लर्न करेंगे, अपनी मेमोरी में उसको लर्न करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ब्रायोफिल्म पौधे में, यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, कायिक प्रवर्धन होता है, कैसे होता है। तो ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, बाय लीफ के द्वारा। अब यहाँ सवाल ये नहीं है, इसके आगे भी सवाल बढ़ सकता है एग्जाम में कि इस ब्रायोफिल्म के अलावा भी कोई ऐसे प्लांट भी आप बताओ जिनमें क्या होता है, लीफ के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता हो। तो इसके लिए दो और प्लांट हैं जिनमें बाय लीफ के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एक बिगोनिया पौधा होता है और दूसरा कैलेंचू। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लीफ के द्वारा तीन प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, ब्रायोफिल्म होता है, कैलेंचू होता है और बिगोनिया होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिला। दूसरा है, किस जलीय पौधे में कायिक प्रजनन सबसे अधिक तेज होता है। कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत तीव्र गति से होता है, जो जल में पाया जाता है। अब उसके लिए आपको आइकॉर्निया, हमने आपको बताया होगा टॉपिक की स्टडी करते समय, आइकॉर्निया मीन्स होता है जलकुंभी। ये जलकुंभी जो होता है इसकी गति जल में बहुत तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि कर जाता है ये। तो इसमें जो प्रजनन की दर है जल में वो बहुत तेज होती है। शकरकंद और डहेलिया में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। शकरकंद और डहेलिया नामक पौधे में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो यहाँ पे इन दोनों पौधों में जड़ों के द्वारा रूट, बाय रूट रिप्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन, रोपण विधि में जिस पौधे पे कलम लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं। स्टूडेंट, इसका मतलब ये कि एक ये पौधा है जो क्या है, गुड वैरायटीज वाला है, अर्थात ये अच्छी नस्ल वाला है। एक पौधा ये है जो बैड वैरायटी वाला है, अर्थात ये वेस्टेज है। तो इसके प्लांट को हाफ पार्ट को जब इस पे लगाते हैं तो इस वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप समझेंगे कि रोपण विधि में जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो रोपण विधि में उसे स्टॉक कहते हैं, स्टॉक। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मिला। अगला है, कलम में शीर्ष जड़ें फूटने के लिए लाभदायक रसायन कौन है। मैंने आपको डिस्कशन करते हुए आपको ये बताया था कि जब हम कलम लगाते हैं तो उस पौधे में क्या हो कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि उनमें जड़ें जल्दी से निकल आएँ, तो इसके लिए किसी रसायन का उपयोग करते हैं। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि इस कलमों में शीर्ष जड़ें फूटने के लिए लाभदायक रसायन क्या होता है। तो कलमों में शीर्ष जड़ें फूटने के लिए जो लाभदायक रसायन होता है वो होता है स्टूडेंट IBA, IBA और IAA, जिसका पूरा नाम है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और इंडोल एस्टिक एसिड। और ये दोनों जो होते हैं ये ऑक्सिन हार्मोन हैं, ऑक्सिन हार्मोन होते हैं।
तो कलमों में शीर्ष जड़ें फूटने के लिए जो लाभदायक रसायन है वो स्टूडेंट वो कौन कौन सा है, IBA और IAA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि किसी भी प्लांट में ग्रोथ की दर को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं। पौधों में वृद्धि दर को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो पौधों में वृद्धि दर को मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का यूज करते हैं। ऑक्जेनोमीटर जो होता है वो पौधों में क्या करते हैं, वृद्धि दर को मापते हैं। इसके पश्चात स्टूडेंट अब हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स शुरू होते हैं, छोटे डिफिनेशन शुरू होते हैं। उन सब डिफिनेशन को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ आता है एक नेक्टर, नेक्टर मीन्स मकरंद। ये नेक्टर क्या होता है, ये जब फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट में क्या पाया जाता है, मीठा रस होता है। उस मीठे रस को क्या बोलेंगे, नेक्टर बोलेंगे। अर्थात आप कह सकते हो कि फ्लावर में प्रेजेंट क्या, मीठे रस, जो मकरंद होता है वही नेक्टर है। इसके पश्चात एक और क्वेश्चन अब आता है यहाँ पे, और छोटा सा टॉपिक है पॉलीइम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी इसकी हिंदी होती है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या होता है, तो इसके नाम से आप स्पष्ट कर सकते हो स्टूडेंट। पॉली माने होता है मैनी और इम्ब्रियो माने होता है भ्रूण। जब बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीइम्ब्रियोनी बोलते हैं। लेकिन अभी और डिटेल हम पढ़ते हैं इसका। तो पॉलीइम्ब्रियोनी मतलब ये कोई ओव्यूल हुआ और इस ओव्यूल में जब एक से ज्यादा क्या बन जाए, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए। अर्थात जब एक ओव्यूल में एक से अधिक इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। और पॉलीइम्ब्रियोनी आप ऑरेंज संतरे में बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। और पॉलीइम्ब्रियोनी की जो खोज हुई वो एंटोनिवा ल्यूवियनहॉक के द्वारा हुई, जिन्होंने संतरे में किया था फर्स्ट टाइम। इसके पश्चात अब दूसरा हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो होता है मेटाजीनिया और जीनिया। जीनिया, जीनिया क्या होता है, तो जो जीनिया शब्द है, इस जीनिया वर्ड का यूज किया गया फॉक साइंटिस्ट के द्वारा, FOEK, फॉक साइंटिस्ट के द्वारा। अब जीनिया होता क्या है, जब किसी सीड पर और फ्रूट्स पर अर्थात बीज और फल पर जो पराग कणों का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम जीनिया कहते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप फिर इसको मैं रिवाइज करता हूं कि पराग कणों का सीड और फल पर पड़ने वाले प्रभाव को जीनिया कहते हैं। और जीनिया शब्द का जो यूज है, फर्स्ट टाइम पहली बार इसका जो प्रयोग किया वो फॉक साइंटिस्ट ने किया, फॉक। इसके पश्चात स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लेते हैं आपके यूपी बोर्ड्स में 1 नंबर या 2 नंबर के लिए ये आ जाए कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल डिफरेंस बताना है, 2 डिफरेंस बताना हो तो आप कैसे बता सकते हैं, इसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो एसेक्सुअल मीन्स आपने पढ़ा है कि वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट की आवश्यकता होती है, या कह लीजिए केवल एक इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे आप, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। दूसरे टॉपिक में अगर हम एसेक्सुअल की बात करते हैं
तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन, मतलब ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नया पौधा बनता है वो हूबहू क्या होता है, अपने पेरेंट प्लांट के जैसा होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन नाम देते हैं, क्लोन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो नया पौधा बनता है या नया जीव बनता है या नया संतति बनता है वो क्या होता है, क्लोन नहीं होता है, डिफरेंट भी हो सकता है और पेरेंट से समान भी हो सकता है। डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि उसमें म्यूटेशन हो सकता है। तो ये दो डिफरेंस हुए। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की ज़रूरत नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट की ज़रूरत होती है और फर्टिलाइजेशन की भी ज़रूरत होती है। इसके पश्चात अगर और हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नई प्रजाति नहीं बन सकती। नया पौधा तो बन सकता है लेकिन उसी पौधे का नया प्रजाति नहीं बन सकता। तो आप लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किसी भी जीव की नई प्रजाति नहीं बन सकती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या हो सकता है, नई प्रजाति भी बन सकती है, अर्थात उसमें उत्परिवर्तन होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगला अगर हम आपको यहाँ बताएं अगला डिफरेंस, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बन रहा है, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक हमारा शुरू होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस किसे कहते हैं या एपोमिक्सिस क्या होता है, इसके लिए हम बात करते हैं। अब इसके पश्चात और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसा एपोस्पोरी है, एपोगैमी है और डबल फर्टिलाइजेशन है, ये सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इसे हिंदी में कहते हैं दोहरा निषेचन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का जो क्या प्रॉपर्टी होती है, ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट में। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन की प्रॉपर्टी होती है। अब डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, अब कभी कभी एग्जाम में आता है क्या होता है, दोहरा निषेचन को बताइए, अथवा कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाइए, भ्रूण कोश की संरचना बनाइए। तो यहाँ हम पहले क्या करते हैं, भ्रूण कोश की संरचना को डिस्क्राइब करते हैं, उसी के बाद उसमें डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसका भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो बन रहा है ये हो गया भ्रूण कोश, या इसे हम क्या नाम देंगे, एम्ब्रियोसाइक। इसे हम नाम देंगे एम्ब्रियोसाइक। ये एम्ब्रियोसाइक है। अब इसमें क्या होता है, ये हुआ और इसके बाद यहाँ कंडीशन बनेगी, इसमें डिवाइडेशन होगा, ये आपका एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल। यहाँ पे जो बन रहा है वो सिनर्गिड सेल है,
सिनर्गिड सेल है। इसके पश्चात यहाँ एक और संरचना बनेगी, ये एग सेल है। और यहाँ जो संरचना बनेगी ये पोलर सेल है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये एक एम्ब्रियो सैक की संरचना है, भ्रूण कोश की संरचना है। और भ्रूण कोश क्या होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है भ्रूण कोश। और यहीं से हम आपको डबल फर्टिलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कुछ जिम्नोस्पर्म और अधिक से अधिक एंजियोस्पर्म प्लांट में होती है। इस प्रोसेस में एक मेल गैमीट, कौन सा, मेल गैमीट, और मेल गैमीट मीन्स हो गया पॉलन ग्रेन। एक पॉलन ग्रेन क्या करता है, एंटीपोडल या एग सेल से संयुक्त होता है। यहां से एक पॉलन ग्रेन निकला और जाके एग सेल से फर्टिलाइज किया। तो जब एग सेल से फर्टिलाइज किया तो यहाँ पे जाइगोट बना। अब ये एग सेल से फर्टिलाइज किया और ये जाइगोट बन गया। इसके पश्चात जब दूसरा पॉलन ग्रेन आता है, ये फर्स्ट पॉलन ग्रेन है, अब जब दूसरा पॉलन ग्रेन आएगा इसमें, तो दूसरा पॉलन ग्रेन क्या करेगा, ये जाके एंटीपोडल सेल से फर्टिलाइज करेगा। तो जब एंटीपोडल सेल से फर्टिलाइज करेगा तो ये बना देता है इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, तो ये इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है और ये इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई से जाइगोट और जाइगोट से फिर एक नया पौधा। तो इस तरह से यहाँ हम देखें कि क्या हो रहा है, 2 बार निषेचन हो रहा है। एक बार जब पॉलन ग्रेन निकल रहा है तो वो किसको फर्टिलाइज कर रहा है, एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है। और जब दूसरी बार निकल रहा है या दूसरा जो पॉलन ग्रेन है वो फर्टिलाइज किसे कर रहा है, एंटीपोडल सेल को। तो ये हो गया स्टूडेंट डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक तो आप एक डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये क्वेश्चन आ सकता है। एक केवल ऐसा आता है कि एम्ब्रियो शेक का स्ट्रक्चर बनाइए, तो एम्ब्रियो शेक का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। केवल बस यही एम्ब्रियो शेक की संरचना आपको बना देनी है एग्जाम में, और केवल इसकी संरचना आता है, ये एम्ब्रियो शेक की स्ट्रक्चर हो गई। तो आप नॉमेनक्लेचर कर देंगे और यहाँ एम्ब्रियो शेक का स्ट्रक्चर लिख देंगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंफर्म हुआ यूपी बोर्ड से रिलेटेड, और डबल फर्टिलाइजेशन आपको कंफर्म हो गया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब हमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी एपोस्पोरी इसकी हिंदी होती है अपबीजाणुकता। अपबीजाणुकता, अपबीजाणुकता क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है। तो जब एम्ब्रियो शैक माने भ्रूणकोश, जब एम्ब्रियो शैक के एग सेल से बिना नर युग्मक के संयोजन से भ्रूण का विकास होता है, तब इसे हम एपोस्पोरी कहते हैं। अर्थात आप ये कहोगे इसकी डिफिनेशन को क्लियर भाषा में कि जब एम्ब्रियो शैक में उपस्थित एग सेल
बिना नर युग्मक मतलब बिना पॉलन ग्रेन के फर्टिलाइज होने से भ्रूण का विकास कर देता है या भ्रूण का विकास होने लगता है, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अपबीजाणुकता कहते हैं। इसके पश्चात हमारा जो अगला टॉपिक है वो एपोगैमी है। एपोगैमी, इसकी हिंदी होती है अपयुग्मन। अपयुग्मन ये क्या होता है? कभी कभी हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक के एग, कभी कभी जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके हैप्लॉयड एग सेल के अतिरिक्त किसी दूसरी कोशिका से, जैसे एंटीपोडल सेल, सिनर्गिड सेल आदि से क्या होता हो, मेल गैमीट का संयुग्मन हो जाता है, अर्थात पॉलन ग्रेन का संयुग्मन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं। तो ये अपयुग्मन होता है। एपोस्पोरी मतलब कि ये मेल गैमीट हो गया, जैसे यहाँ मान लेते हैं एपोस्पोरी, या हमें क्या पढ़ना है? एपोस्पोरी। अब इसको बाय फिगर आप देख लेंगे, ये मान लेते हैं हम पॉलन ग्रेन हुआ और ये एम्ब्रियो सैक हुआ, यहाँ सेल है। तो बिना पॉलन ग्रेन की फर्टिलाइजेशन से, अर्थात ये पॉलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक में ना जाए, उसके बाद भी क्या हो, जो सेल है वो क्या कर ले? फर्टिलाइज हो जाए, निषेचित हो जाए, तब उसे क्या कहोगे? एपोस्पोरी कहोगे। एपोगैमी क्या है? ये है एम्ब्रियो सैक, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है। अब एपोगैमी में क्या होता है? ये जो पोलर है, न्यूक्लियाई है, वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? किसी कोई दूसरा सेल, जैसे एंटीपोडल सेल हो गया, सिनर्गिड सेल हो गया, इससे क्या हो जा रहा है? ये फर्टिलाइज हो जा रहा है और जाइगोट बना रहा है। तब ये क्या कंडीशन कहलाएगा? एपोगैमी कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने आपको डिस्कस किया। अब हमारा जो